हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ईएमआई के लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 13। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। बेटा मैंने पहले बात भी करी थी कि हम लोग कॉम्बिनेशन में इंडक्टर्स पढ़ेंगे आज। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिमेनिंग एडी करंट्स वगैरह हम लोग छोटे मोटे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। है बहुत ही लल्लू, आज तक कई बार समझा चुका हूं मैं ये चीज, कई बार, एक बार नहीं बहुत बार समझा चुका हूं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन करंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले क्या पढ़ा था? रेजिस्टर, उसके बाद कैपेसिटर आया, अब इंडक्टर आ गया। ये एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स है। तो भैया इंडक्टर के अंदर अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो इंडक्टर्स के अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए दो इंडक्टर है, एक के इंडक्टेंस है L1 और एक की है L2, एक की है L1 और एक की है L2। तो बेटा इन दोनों का जो L इक्विवेलेंट आएगा या L नेट आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 सीरीज में। किसमें? सीरीज में। अगर मैं सीरीज की बात करूंगा, इन सीरीज, तो इसका आएगा L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2, सेम रजिस्टर की तरह। कोई फर्क नहीं है भैया, बिल्कुल रटना है, दिमाग लगा, ज़्यादा परेशान नहीं होने का यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इन पैरेलल, तो पैरेलल में जो आएगा वो कैसे आएगा? देखिए ध्यान से भाई साहब, दोनों को जोड़ दीजिए ऐसे पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। सिंपल। तो ये से आ गया, कोई बड़ी बात ही नहीं इसके अंदर। अब क्या करना है भाई? अब हमें जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गई दो चीजें। अब बात ये है कि यार अगर मान लीजिए दोनों सीरीज में लगाएंगे तो भाई इसके कारण इसमें भी तो कुछ फ्लक्स में चेंज आएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यहाँ पे फर्क आता है। तो मैं क्या लिखता हूं कि इफ कंसीडरिंग, मतलब अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इफ कंसीडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर कंसीडर किया जाएगा तो इस केस में फिर बात कुछ और होगी। इफ कंसीडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो क्या बनेगा यहाँ पे? अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कंसीडर करेंगे तो भैया जो बनेगा ना हमारे पास में, हम दो प्रकार से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सीरीज में लिया है। अब सीरीज में लेने के बाद क्या कर रहा हूं मैं? इसको क्लॉकवाइज ले रहा हूं करंट, इसमें भी करंट को क्लॉकवाइज ले रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे जो इसका जो इंडक्टर आएगा वो आएगा L प्लस M, L1 प्लस M। और सिमिलरली इसका भी हो जाएगा कितना? L2 प्लस M। अब सही बात है, इन दोनों का L1 प्लस M हो जाएगा, इसका L2 प्लस M हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों का जो इक्विवेलेंट होएगा वो आएगा कितना? L1 प्लस L2 प्लस 2M। सही बात है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला केस क्या है? जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने दो यहाँ पे इंडक्टर लगाए हैं, ये केस 1 ले लेता हूँ, इसको केस 2। बेटा इस केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज है और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों आपस में करंट जो है वो उल्टे दौड़ रहे हैं, तो जो इनका म्यूचुअल, जो इनका इंडक्टेंस बनेगा वो बनेगा एक्चुअली, इसका बनेगा L माइनस M और इसका बनेगा L2 माइनस M। गेटिंग माई पॉइंट? तो माइनस हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का। तो जो इसका जो रिजल्ट मतलब इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे, तो तुम्हें दिखेगा नहीं, मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ देखिए। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, अगर दो सीरीज में होंगे और दोनों अगर मान लीजिए कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए हैं, तो जो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो सॉरी L इक्विवेलेंट होगा वो आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, तो बेटा जनरल फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जनरल, इन जनरल हम लोग लिख देते हैं L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। आई मेरी बात समझे? प्लस कब होगा? जब दोनों क्लॉकवाइज होंगे। माइनस कब होगा? जब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देखो आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे ऐसे भी कई बार फॉर्मूला लिखा होता है इसका, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ऐसे भी लिखा होता है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस अंडर रूट 2K अंडर रूट L1, मतलब L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2K अंडर रूट ऑफ L1 L2। गेटिंग माई पॉइंट?
ऐसे भी लिखा होता है। घबराना नहीं है आपको, एक बात रटनी है भैया, दोनों अगर प्लस होंगे, दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो दोनों में m प्लस कर देना है। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज करंट बहेगा तो दोनों में m माइनस हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्विवेलेंट आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m। उसी m को अपन ने k अंडर रूट L1 इंटू L2 लिखा है। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ केस बन जाते हैं। कुछ केस कैसे सर, जैसे मान लीजिए इसी को अगर हम लोग पैरेलल में लगाएं, कंसीडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो बेटा पैरेलल में क्या आएगा, पैरेलल में मैं लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिए, इन पैरेलल तो 1 अपॉन जो L इक्विवेलेंट होएगा, अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करके चल रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ L1 प्लस माइनस m प्लस अंडर रूट ऑफ L2 प्लस माइनस m। बेटा जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही स्टाइल मारू टाइप चीज है, इसमें ना बस मैं जबरदस्ती स्टाइल मार रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये काम नहीं आता है। काम क्या आता है, सिंपल सीरीज और पैरेलल। फिर भी अगर बाई चांस हमसे पूछ ले कि भैया वाइल कंसिडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो m दोनों में प्लस कर देंगे। अगर दोनों क्या मतलब दोनों है ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, या एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों में करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर हम लोग वहां पे कर देंगे, दोनों में m माइनस कर देंगे। सीरीज में पूछा है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, पैरेलल में पूछा है तो उल्टा जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं है, लल्लू चीज है, बिल्कुल लल्लू। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पूरे को। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे सर, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल, देखना भी। जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दिया भैया L बराबर 5 हेनरी, L2 बराबर मान लो कितना दे रखा है, 40 हेनरी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, 40 हेनरी दे दिया, लो भैया शानदार। L बराबर 5 हेनरी, L2 बराबर 40 हेनरी दे रखा है भैया। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का दे रखा है कितना, मान लीजिए कि वो दे रखा है अराउंड 30 हेनरी। दोनों में बोला गया कि फाइंड L इक्विवेलेंट इफ कनेक्टेड इन सीरीज। आई मेरी बात समझ में, इन कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें 3 केस बन जाएंगे। केस वन क्या है, वी आर नॉट कंसिडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट, हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो बेटा अगर कंसिडर नहीं करा जा रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो व्हाट आई विल राइट कि L इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो डायरेक्टली हो जाएगा L1 प्लस L2। L1 कितना है, 5 है, L2 कितना है, 40 है, दोनों मिला के कितना हो गया, 45 हेनरी। अबे ठीक है, अगला देखो केस टू क्या है कि भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर किया गया है। केस 2 का पहला पार्ट, कंसिडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई साहब कंसिडर कर लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस को, लेकिन इसमें भी एक लफड़ा है, वन इज क्लॉकवाइज और दूसरा इज एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया जब ऐसा होगा तो दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे, हमें सेपरेट करने पड़ेंगे दोनों में से म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। यहाँ पे मैंने वैल्यू कुछ ज्यादा कम ले ली है, इसको 50 ले लो, एक काम करो 50 ले लो। तो 50 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90। मैंने 50 क्यों लिया है समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 50 प्लस 40 90 हो गया, है ना। अब बेटा यहाँ पे मैंने एक को क्या किया, क्लॉकवाइज कर दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई साहब L इक्विवेलेंट आ जाएगा, अब आएगा 50 माइनस 30, दिस इज L1, मतलब L1 में से m माइनस कर दो। सिमिलरली 40 माइनस 30, दिस इज L2। अब सही है ना। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 15 90, 90 में से 60 गए तो 30 हेनरी विल रिमेन हियर। आई मेरी बात समझ में।
सिमिलरली अगर केस 2 क्या है, अगर दोनों क्लॉकवाइज है, अगर दोनों क्लॉकवाइज है भैया तो दोनों में जोड़ दीजिए m को, तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा भैया 50 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 30। अब सही है ना? तो कितना हो जाएगा ये सारा मिला के, देखो 50 प्लस 30 80 40 120 प्लस 30 150 90 50 प्लस 40 90 90 प्लस 60 150 हेनरी। ये हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक तुम्हें को टफ लगा होगा ये सवाल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। हाँ भाई, तो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर जो टॉपिक है अपने एनसीईआरटी में भी आता है, जो एनथ्यूज के बच्चे हैं उन लोगों के लिए वो बोर्ड पॉइंट ऑफ इंटरव्यू से भी बड़ा, बोर्ड पॉइंट ऑफ मतलब व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली आप लोगों के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग एनथ्यूज में नहीं है, जो लोग लीडर या अचीवर में है, या जो लोग अभी मतलब जिनको बोर्ड एग्जाम नहीं देना, उन लोगों के लिए भी वो एग्जाम, वो जो ट्रांसफॉर्मर है वो इम्पोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, जो अपन लोग कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। ट्रांसफॉर्मर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और कुछ एक आध सवाल आ जाते हैं। सवाल मैं जरूर करा दूंगा आपको। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं इस चैप्टर पूरे टॉपिक का। सबसे पहले अब आपकी स्क्रीन पे एक एक पूरी करके थ्योरी आएगी, तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, सुनते रहना है, समझते रहना है। मैं एक एक पॉइंट पे चलता रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा एक एक करके। आई मेरी बात समझ में? जैसे जैसे पॉइंट्स खत्म होते जाएंगे उसके बाद फिर आपके सामने एक साथ थ्योरी आएगी, आप चाहो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रिंटेड में भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे देखना शुरू कीजिए। डायग्राम आया होगा ट्रांसफॉर्मर का, बेटा डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के अंदर आपको दो प्रकार की कोयल दिखाई देगी, ठीक है। एक कोयल है हमारे पास प्राइमरी कोयल, एक कोयल है सेकेंडरी कोयल। ट्रांसफॉर्मर्स जनरली यूज होता है जिसे एक्चुअली क्या काम करता है बताता हूँ आपको मैं। ये जनरली किस किस चीज़ों में काम आता है, जैसे पावर को हमें ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जब पावर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वोल्टेज इंक्रीज करने के कारण क्या होता है कि जो लॉस वगैरह है वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर हमारे काम आता है। उसके बाद हम लोग जब ये कॉलोनीज में पहुंच जाता है या शहर में पहुंच जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएगा तो बहुत हाई वोल्टेज पे जाता है। अराउंड 22,000 वोल्ट तक ट्रांसफॉर्मर में जो बिजली है वो फ्लो करती है। आपने देखे भी होंगे कई बार हम लोग जब रोड पर ट्रेवल करते हैं तो कई बार साइड में खेतों के अंदर बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े टावर जैसे लगे होते हैं, एफएल टावर जैसे। उसमें से जो लाइन निकलती है वो 22 केवी से 25 केवी 24 केवी तक की लाइन होती है। 24 केवी का मतलब हो गया 24,000 वोल्ट, जो कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पे एनर्जी फ्लो कर रही होती है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, हम लोग कर क्या रहे होते हैं, हम लोग जो 220 वोल्ट बनाते हैं उसको स्टेप अप करके 22,000 वोल्ट तक पहुँचा देते हैं। उससे फिर हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं। वो जो ट्रांसमिट होता है वो जो एनर्जी वहाँ ट्रांसमिट होती है, अब 22,000 वोल्ट को हम लोग सिटीज़ में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे दोबारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं और वो उसी बिजली को दोबारा से कम कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोगों के लिए, स्पेशली फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर मतलब करंट के लिए, बेसिकली करंट के लिए। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलने का मेरा मतलब वो वाला चैप्टर नहीं है जो मैं डीसी करंट पढ़ा था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसी करंट की। मैंने शुरू में बताया भी था, कई लोग ट्रांसफॉर्मर को एसी करंट के अंदर भी पढ़ाते हैं, कई लोग यहाँ पढ़ा देते हैं। एसी करंट में पढ़ाने का कारण क्या है कि एसी करंट में पढ़ाने का कारण क्या है कि एक्चुअली एसी करंट के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। पर मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पे एसी में अपन बहुत जल्दी जाएंगे, वहाँ हमें ट्रांसफॉर्मर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ हमें जरूरत पड़ रही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आराम से इस बात को सुन सकते हो, समझ सकते हो। बेटा आपने डायग्राम में क्या देख रहे हो कि एक प्राइमरी कोयल है और एक सेकेंडरी कोयल है। प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल जो होती है ये इस प्रकार से लगी होती है कि एक्चुअली प्राइमरी में फ्लक्स चेंज करने के कारण सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होता है। तो इसका मतलब सर ट्रांसफॉर्मर कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित होता है। मैंने कहा बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस पर ही आधारित होता है, उसी बेसिस पे ये वर्क करता है।
प्राइमरी में अगर मान लीजिए कुछ भी चेंज होएगा फ्लक्स में तो उसका सीधा सीधा असर हमें सेकेंडरी में दिखाई देगा, और वही ट्रांसफार्मर का बेसिक फंडा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी है उसका मैंने ईएमएफ लिखा हुआ है और सेकेंडरी का ईएमएफ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट इसके जो नीचे वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि Vp अपॉन Vs बराबर Np अपॉन Ns। बेटा ये Vp क्या है? Vp है पोटेंशियल वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और Vs है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। तो आपको इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है और ध्यान रखना है, इसको रट लेना है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? Vp अपॉन Vs, जो Vp अपॉन Vs है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स टू Np अपॉन Ns। Np क्या है साहब? Np है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, Ns क्या है साहब? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये आपको याद रखना है कि भैया जो अपना Vp है वो क्या है? Vp अपॉन Vs क्या है? सॉरी, Np अपॉन Ns है, और Vp है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, Vs है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, Np है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, Ns है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब ये फॉर्मूला मैं 2-3 बार इसलिए बोल चुका हूँ और इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एकमात्र यही फॉर्मूला है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको दिया होता है कि Np बराबर 500, Ns बराबर 200, पूछा गया है कि भैया Vs आपको दे रखा है, पूछा गया है Vp क्या होगा। हो सकता है आपको Vp दे रखा हो, Vs पूछा जाए, हो सकता है आपको Vp और Vs दोनों ही दिया हुआ हो और Ns दे रखा हो, Np पूछा जाए। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे कि दोनों के नंबर ऑफ कॉइल्स का जो सम था वो समथिंग था। अब आपसे पूछा है Np और Ns दोनों पूछा है, तो आप क्या करोगे? एक को x मानोगे और एक को 100 माइनस x मान लोगे, और बाकी Vs और Vp आपको गिवन होगा। तो बेटा इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगले पॉइंट पे क्या लिखा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, है ना, जिसके बारे में हल्की सी बात भी करी है कि 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जहां पे Vs इज ग्रेटर देन Vp और Ns इज ग्रेटर देन Np। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप सेकेंडरी कॉइल में बढ़ा देंगे, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप सेकेंडरी कॉइल में बढ़ा देंगे और प्राइमरी कॉइल से बढ़ा देंगे, और तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसका मेनली काम क्या होता है? फैक्ट्री से मतलब मान ले बिजली निकली, फैक्ट्री से मतलब पावर हाउस से, तो वहाँ से बिजली निकली 220 वोल्ट पे। अब हम लोगों को क्या करना है? उसको ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट करने के लिए उसको 22,000 वोल्ट पे बनाना है, 22 kV की लाइन लगानी है। तो 22 kV पे ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको इतने टाइम्स कर देंगे वोल्टेज को। तो इतने टाइम्स करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर, ऑटोमेटिकली वो स्टेप अप हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे निर्धारित है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित है, सॉरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग ये काम करता है और फॉर्मूला बहुत ईजी है, Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू Ns अपॉन Np। आई मेरी बात समझ में? तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से बेटा ऑटोमेटिकली Vs बढ़ जाएगा और उतना ही गुना बढ़ेगा जितना गुना Ns बना हुआ है Np से। Ns और Np हमारे हाथ में है। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग डाल सकते हैं कॉइल के अंदर, हम लोगों को कुछ नहीं करना वहाँ पे। उसी प्रकार से हमें Vs और Vp की वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब Vs की वैल्यू मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू Vp। 220 वोल्ट है और जैसे मान लीजिए Ns जो है वो Np के 100 गुना है, तो Vs भी Vp के 100 गुना हो जाएगा। मैं 220 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से, तो 22 kV हो जाएगा, 22,000। उसके बाद आगे अगला ट्रांसफॉर्मर जो लिखा हुआ है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर Vs इज लेस देन Vp, तो यहाँ पे Vs की वैल्यू जो आएगी वो Vp से कम आएगी, मतलब सेकेंडरी के अंदर पोटेंशियल कम हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी ये बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे तो पोटेंशियल भी प्राइमरी में ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो ट्रांसफॉर्मर है वो 22,000 से 220 ले आएगा। मैं बार बार यही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आता रहे कि हाँ भाई ये काम इसलिए आता है। अदरवाइज तो कई बुक्स में अलग अलग दिया होता है कि 20 वोल्ट को हमें 200 वोल्ट करना है, 20 वोल्ट को हमें 300 वोल्ट करना है, 40 वोल्ट को हमें 500 वोल्ट करना है, ये सब दिया होता है। 500 वोल्ट करना है मतलब उसके लिए Ns और Np कितना होना चाहिए, सब क्या रेशियो होना चाहिए, सब बातें एग्जाम हम लोग कई बार पूछता रहता है। तो बेटा ये पॉइंट्स हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। तो सबसे पहले अब आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी। तो अब आपके पास में नए यहाँ पे थ्योरी आएगी, नई थ्योरी मतलब ट्रांसफॉर्मर के नए पॉइंट्स आएंगे, जैसे स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा। अब कौन कौन से स्पेशल पॉइंट्स है वो देखिए। पहला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर डजंट चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। ये आपको याद रखना है बेटा, एसी वोल्ट की फ्रीक्वेंसी वो नहीं बदलता है, ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगली बात ध्यान सुनिए, ट्रांसफॉर्मर डजंट मैग्नीफाई और चेंज डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज के केस में भी ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है। आगे भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डीसी वोल्टेज आउटपुट इज जीरो। वहाँ पे आउटपुट जीरो हो जाएगा अगर आप डीसी वोल्टेज में ट्रांसफॉर्मर लगाओगे, कुछ ना हो पाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, ये क्या कर दिया आखिर मैंने। मतलब कुल मिला के वो डीसी करंट के लिए काम ही नहीं करता है। तो ये काम ही किसके लिए करता है, ओनली एंड ओनली एसी करंट के लिए। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा देखते हैं हम इसको। ट्रांसफॉर्मर डजंट मैग्नीफाई इलेक्ट्रिक पावर। तो ऑब्वियस बात है, पावर को भी ये चेंज नहीं करता है, मैंने बताया आपको, ये वोल्टेज को चेंज करता है ओनली एंड ओनली। अब आगे कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मोर इन कंपैरिजन टू अदर मशीन्स बिकॉज देयर इज नो मैकेनिकल लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। सबसे अच्छी बात यही है इस ट्रांसफॉर्मर की, मैंने बताया आपको कि ये सीधा सीधा फंडा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। एक में अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली अगर मान लीजिए कोइल्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो कोइल के चेंज होने के कारण ऑटोमेटिक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। इसमें कोई भी मैकेनिकल फंक्शन नहीं आता है, मतलब इसमें कोई राउटर नहीं घूम रहा होता है, सॉरी रोटर नहीं घूम रहा होता है, इसमें कोई मोटर नहीं होती है, इसमें कोई पंखे नहीं लगे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है जनरली। तो यहाँ पे लॉस होने का जो टेंडेंसी वो काफ़ी कम हो जाता है, एफिशिएंसी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी लॉस होता है, ऑब्वियस बात है, और कई प्रकार से लॉस होते हैं, वो लॉस भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि इसके लॉस बहुत ज़्यादा होते हों। मैकेनिकल सिस्टम से, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम से इसके लॉस काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। तो इसको हम लोग अच्छी एफिशिएंसी वाला मशीन मान सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, एफिशिएंसी भी यहाँ पे आगे लिखी हुई है। एफिशिएंसी की वैल्यू आपको दे रखी है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ऑब्वियस बात है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, VS IS अपॉन VP IP इंटू 100। दिस इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप डायरेक्ट लिख सकते हो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर आपको एफिशिएंसी परसेंटेज निकालना है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 आप कर सकते हो। VS IS अपॉन VP IP इंटू 100 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपके पास मिल जाएगी एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बहुत इजी है बेटा, मैं आपको पूरा इसमें थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ आस्पेक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल ही आस्पेक्ट है, इसके अंदर ध्यान से सुनना है। ये सारे पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद रहे होंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएंगी इस टॉपिक के अंदर। अगला पॉइंट है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 100%, जो कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आइडियल है, प्रैक्टिकली कहाँ होते हैं आइडियल चीज़ें, बट ठीक है मान लेते हैं कि है, हो रहा है ऐसा, मान लीजिए कि भैया आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो उस केस में वी कैन से कि जो VS IS है वो VP IP के बराबर हो जाएगा। मतलब उस केस में पावर जो है वो कंप्लीटली VS IS इंटू VP IP के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर पावर वैसे VS IS या V इंटू आई तो होता है। बेटा AC के अंदर पावर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब अपन AC पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि AC में पावर में थोड़ा सा फर्क आता है, और पावर फैक्टर का भी एक टर्म आता है, तो वह भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी बस आपको ये याद रखना है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो ये चीज़ ईजिली यहाँ पे होल्ड करेगी, और आउटपुट और इनपुट भी बराबर हो जाएगा। आइडियल में ही होगा आउटपुट इनपुट भी बराबर, और ये 100% एफिशिएंसी दे देगा। और इस केस में अगर मैं बराबर करूंगा VS IS इक्वल टू VP IP करूंगा, तो यहाँ से VS अपॉन VP जो आप अगला पॉइंट देख रहे हो वो NS अपॉन NP के बराबर हो जाएगा, और उसको हम लोग IP अपॉन IS लिख सकते हैं। लेकिन ये रेशियो तभी बराबर होंगे, मतलब NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS तभी हो पाएगा जब ट्रांसफॉर्मर 100% होगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा अब इस स्पेशल पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। तो अब जो तीसरी चीज़ है, हम लोगों ने पहले क्या करा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्पेशल पॉइंट्स देखे। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या किस किस प्रकार से लॉस होते हैं। तो इसमें 2-3 प्रकार के लॉस होते हैं, मैं बता देता हूँ। नाम से अगर बोला जाए तो एक है कॉपर लॉस, CU लॉस जिसको बोलते हैं कॉपर लॉस। इट इज़ बेसिकली हीट लॉस इन कोइल्स, जो कोयल के अंदर हीट लॉस हो जाते हैं करंट वरंट प्रोड्यूस होने के कारण, या जो भी कारण होते हैं वो लॉस होते हैं। तो हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, एंड टू डिक्रीज दिस लॉस कोयल ऑफ मोर करंट इज, जहाँ पे करंट ज़्यादा आएगा वहाँ पे आप लोग थिक वायर से उसको प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली बेटा अगला कौन सा लॉस है, आयरन लॉस है। तो आयरन लॉस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है, एक एडी करंट होता है। हिस्टेरिसिस लॉस अगेन उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन, यहाँ पे जो बीच में ट्रांसफार्मर के बीच में जो कोयल्स के बीच में जो कोर लगा होता है आयरन कोयल, उसको हम लोग सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। उससे हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो कम हो जाते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस आप जानते हैं ये परमानेंट मैग्नेटिज्म का पार्ट है, और किसी भी चीज़ को जब मैग्नेटाइज होती है उसमें जब करंट प्रोड्यूस होता है, करंट जाता है तो वो चीज़ मैग्नेटाइज हो जाती है, और मैग्नेटाइज होने के कारण वहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस भी आते हैं। हाँ, अगला जो लॉस है वो है एडी करंट्स का। एडी करंट्स का लॉस हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, एडी करंट में टू मिनिमाइज और डिक्रीज दिस लॉस लेमिनेटेड कोर इज यूज्ड। हम लोग क्या करते हैं, कोर को लेमिनेट कर देते हैं। अब एडी करंट्स क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं यार। सबसे पहले एक काम करो, ये लॉस को नोट डाउन कर लीजिए, इसकी थ्योरी को, फिर एडी करंट को समझते हैं, ठीक। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है एडी करंट के अंदर। अब थ्योरी में क्या है वो तो लिख लेना, आपको बड़ी बात नहीं है। अब डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यार यहाँ पे है ना एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट में जैसे कंटिन्यूसली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंड्यूस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, चार्ज दौड़ता है गोल गोल। तो ऑब्वियस बात भाई कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर प्लेट रख दी अपन ने कंडक्टर की, तो उसमें भी यार ऐसे गोल 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 चार्ज दौड़ेंगे, और उन चार्ज के दौड़ने के कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और ये एडी करंट्स बन जाएंगे। एडी करंट्स मतलब ये गोल गोल मतलब सर्कुलर फॉर्म के अंदर बहुत सारे करंट यहाँ प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, और वो गोल गोल सर्कुलर जो करंट्स होंगे उसके कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होएगी, हीट के कारण लॉस हो जाएगा। इसी को एडी करंट बोलते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी खतरनाक चीज़ नहीं है। इसको खत्म करने के लिए क्या किया गया, इसी प्लेट को अलग अलग स्ट्रिप्स में काट दिया गया, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। स्ट्रिप्स में हम लोगों ने एडी करंट को काट दिया है। गेटिंग माय पॉइंट। इस प्रकार से बेटा स्ट्रिप्स में हम लोगों ने एडी करंट को मतलब एडी करंट को क्या, प्लेट को काट दिया है। इसके कारण ये जो एडी करंट्स हैं, इनका जो ओवरऑल जो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एडी करंट्स हैं यहाँ पे कम प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कट लग जाते हैं तो वो गोले नहीं बन पाते, या सर्कुलर पाथ में वो नहीं बन पाते हैं, तो उनके पास पाथ नहीं बचता, क्योंकि यार इंसुलेटर से तो पास करेंगे नहीं, वो तो कंडक्टर में घूमता है चार्ज, तो इंसुलेटर में आएगा नहीं, तो एडी करंट प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, और एडी करंट प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो हीट भी प्रोड्यूस मतलब लॉस नहीं होएगी। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर आप लोग, तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा सवाल में क्या दिया है कि जो पावर है अपने को वो दे रखी है 2.2 किलोवाट की लाइन है, और जो वोल्टेज है वो है 22,000 वोल्ट की यहाँ पे वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। पूछा गया है कि पावर में लॉस कितना होगा अगर रेजिस्टेंस 10 ओम का लेते हैं तो भाई सबसे पहले क्या करना है, जो पावर है वो होता है V × I। तो V कितना हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा 2.2 ×
1000 दिस इक्वल टू सॉरी पावर इक्वल टू v हो जाएगा 22,000 इनटू करंट I। गेटिंग माय पॉइंट। तो 1000 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, I इक्वल टू आएगा 1/10 एम्पियर। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ भी खतरनाक चीज़ इसके अंदर है नहीं, हम लोग आसानी से ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रजिस्टर में कितना पावर लॉस होता है। तो भैया पावर लॉस इन रजिस्टर अगर आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट पता है I स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो भैया करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आएगी 1/10 का स्क्वायर इनटू 10 ओम। सोल्व करने पे ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वो बचेगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1 वॉट। दिस इज द पावर जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, सवाल में निकालनी थी मतलब। तो बेटा एक क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन हम लोगों ने इसका निकाल लिया है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन नोट डाउन करिए फटाफट से, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन में चार चीजें दे रखी है आपको, एफिशिएंसी, यहाँ पे पावर दे रखा है, पावर इनपुट दे रखा है 3 किलोवाट और वोल्टेज दे रखी है अपने को प्राइमरी में, वो दे रखा है 200 वोल्ट। करंट दे रखा है सेकेंडरी में हम लोगों को 6 एम्पियर। हमसे पूछा क्या गया है, पहला पार्ट पूछा है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में क्या वोल्टेज होगा। सबसे पहले जो पावर दे रखा है इनपुट उसको समझते हैं, वो दे रखा है 3000। बेटा वो किसके बराबर होता है पावर, वो आएगा वोल्टेज इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाई करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब सही है ना, तो ये हो जाएगा 3000। वोल्टेज कितना हो जाएगा प्राइमरी के अंदर, वो हो जाएगा 200। प्राइमरी में करंट कितना हो जाएगा, करंट हम लोगों को निकालना है। सोल्व किया भाई साहब, इसको काट डाला, जो कट सकता है उसको। तो प्राइमरी में जो करंट आया वो आएगा 15 एम्पियर। अबे आ गया ना समझ में, 15 एम्पियर करंट आएगा, बिल्कुल लल्लू सी चीज थी भाई साहब। उसके बाद हम लोगों को क्या बात करनी है कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। अब सही है, तो भैया आउटपुट कितना आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा पोटेंशियल एट सेकेंड, वोल्टेज एट सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय करंट एट सेकेंडरी डिवाइड बाई पावर इनपुट। इनपुट कितना है भैया, इनपुट है 3000, दिस इक्वल्स टू 90%। सही बात है, इस 100 को नीचे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 100। यहाँ पे काट डालिए जो कट सकता है, तो यहाँ से जो Vs आएगा Vs इंटू IS, IS दे रखा है मैं 6 बराबर, इधर आएगा बेटा 90 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 100, जो कट सकता है उसको काट डालिए। अब बचा क्या अपने पास में, 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो वैल्यू बचेगी 450 वोल्ट। ये आ चुका है सेकेंडरी इसके अंदर, कोयल के अंदर हमारे पास है वोल्टेज। बेटा अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है करंट इन द प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल में करंट कितना था, तो पहले निकाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद अगला सवाल क्या पूछा है, टर्न रेशियो, मतलब NS अपॉन NP पूछा गया है। क्या पूछा गया है, NS डिवाइडेड बाय NP, तो वो क्या होता है VS अपॉन VP होता है। मैंने पहले भी कहा था इसको रट लो, बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टाइप का ये फॉर्मूला है। VS क्या है, VS 450 पुट कर दो भैया, कुछ भी नहीं है। VP क्या है, VP 200 पुट कर दो, काट डालो जो कट सकता है, क्या बचेगा 45/20, 5 से काट डालो इसको, 9 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो रेशियो जो आएगा NS इज टू NP का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:4। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, बिल्कुल लल्लू सा चीज थी, फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में आपके पास रटने की बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है,
इसी लेक्चर की लेंथ में थोड़ी छोटी रख रहा हूँ। मैं तो लेक्चर की लेंथ क्या, टॉपिक भी एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। तो इसमें एक और चीज़ थी, हम लोग कर सकते हैं वो चीज़ भी, बट जनरली इसको लोग एसी में भी करा देते हैं, लोग यहाँ भी करा देते हैं। वही है कि करंट के और ईएमएफ की वैल्यू निकालना इन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेटर है कि हम लोग उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, क्योंकि जब एसी का ही पार्ट है तो उसको मैं एसी में पढ़ेंगे, ताकि आपको फील भी थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो बेटा इस लेक्चर को अपन लोग यहीं समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी आज यहीं समाप्त हो रहा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नए चैप्टर के साथ नया लेक्चर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आते रहिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, जो भी डाउट आता है जरूर 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 पूछिए। थैंक यू सो मच।